मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उपशीर्षक अवलोकन के बारे में। आज के इस व्याख्यान में दो चीज़ों को मैं सम्मिलित करने जा रहा हूँ। पहला अवलोकन है और दूसरा निदर्शन। दो चीज़ें, इनका संक्षिप्त में मैं परिचय दूंगा। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां घटनाएं घटित नहीं होती, और जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर घटित होने वाली घटना अपने साथ कुछ सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम भी लेकर आती है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है घटना के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में घटना के कारणों को ज्ञात किया जाता है, घटना के परिणामों को, प्रभावों को ज्ञात किया जाता है, और कारण और जो प्रभाव हैं उनकी विवेचना की जाती है, उनके संबंधों की विवेचना की जाती है। इस व्याख्यान में सबसे पहले मैं अवलोकन के बारे में बात करूंगा। अवलोकन को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन का विशेष महत्व है। सामाजिक अनुसंधान में नहीं बल्कि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में अवलोकन का विशेष महत्व होता है। अवलोकन का तात्पर्य है सामाजिक घटना को अपनी आंखों से देखना, स्वयं की आंखों से देखना। जब हम अवलोकन शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब एक अनुसंधानकर्ता, जब एक समाज वैज्ञानिक किसी भी घटना को अध्ययन के लिए चुनता है, उसका अध्ययन करने जाता है, अध्ययन करता है, तो वो उस घटना को अपनी आंखों से देखता है। घटना से तात्पर्य है कि वो अध्ययन क्षेत्र में आता है जहां घटना से प्रभावित लोग रहते हैं, और जो घटना से प्रभावित लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित करता है, उनको देखता है, उनसे जानकारी प्राप्त करता है। तो इसको हम अवलोकन कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में निष्कर्ष निकाले जाते हैं घटना के बारे में। वो सारे निष्कर्ष भी अवलोकन पर आधारित होते हैं। अर्थात कि अनुसंधानकर्ता जो कुछ देखता है उसने क्या देखा, घटना ने लोगों को किस किस प्रकार से प्रभावित किया, घटना के क्या क्या कारण रहे जैसे लोगों ने बताया, तो उन सबको ध्यान में रख करके वो घटना के बारे में निष्कर्ष निकालता है। अवलोकन के प्रमुख 3 स्वरूप हैं: सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, अध्ययन के दौरान पूरे समय अध्ययन क्षेत्र में निवास करता है, उस समूह के साथ रहता है जिस समूह का वो अध्ययन करता है। समूह के सदस्य के रूप में समूह की जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सम्मिलित होता है, और इस प्रकार रहता है कि समूह की संस्कृति और उसकी संस्कृति में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं रहता। समूह के सदस्य ये समझते हैं कि वो उनमें से ही एक है। सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं और अनुसंधानकर्ता और जो सूचना आता है उनके बीच अनौपचारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जब अनौपचारिक संबंध स्थापित होते हैं तो जो वो जानना चाहता है उनसे वो सारी चीज़ें अपने आप निकल के आ जाती हैं। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में पूरे समय निवास करता है, पूर्णकालिक निवास करता है। जब तक वो तथ्यों का संकलन नहीं कर लेता, जब तक सारी जानकारी उसके पास नहीं आती,
तब तक वो अध्ययन क्षेत्र में जाकर निवास करता है, और जिन लोगों के बीच निवास करता है वो और कोई नहीं बल्कि उसी के द्वारा चुने गए सूचना आता है। और जब वो उनके बीच निवास करता है तो समूह की संस्कृति को ही वो आत्मसात करता है, समूह की संस्कृति को स्वीकार करता है, और वो इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि सूचनादाताओं को ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनमें से ही एक है। और जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं, उनके मित्रवत संबंध बन जाते हैं, तो जो चीज़ें वो घटना के बारे में जानना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उनके पास से वो सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। ये सहभागी अवलोकन है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुसंधानकर्ता साधुओं का अध्ययन करना चाहता है, कोई अध्ययनकर्ता साधुओं का अध्ययन करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? पहले तो उस स्थान पर जाएगा जहाँ साधु निवास करते हैं। जहाँ साधु निवास करते हैं वहाँ जाएगा, साधुओं के बीच निवास करेगा। साधुओं का पहनावा, समझ जाते हैं, साधुओं का जो पहनावा होता है वो गेरू रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला या जो और जो चीज़ें हैं वो उसी प्रकार उनके बीच में जाकर रहता है, और उनके जैसा पहनावा, उनकी जैसी बातें, उनके ही द्वारा जो संस्कार या कर्मकांड किए जाते हैं उन कर्मकांडों को भी वो करने लगता है। तो इस प्रकार साधुओं में और अनुसंधानकर्ता में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता, और साधुओं से वो जिस प्रकार की बातें करना चाहता है, जो बात पूछना चाहता है घटना के बारे में, को साधु कैसे बने या आश्रम में रह करके उनको कैसा लगता है, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, है ना, तो ये सारी बातें वो साधुओं से पूछ करके वो प्राप्त कर लेता है। तो इसको हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। और सरल बातों में हम शब्दों में बात करें कि जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन की प्रवृत्ति के दौरान पूरे समय वहाँ रहता है, समूह के सदस्यों के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है, मित्रवत संबंध स्थापित करता है, उनकी संस्कृति को स्वीकार करता है, उनकी संस्कृति को आत्मसात करता है और उनके जैसा ही दिखने लगता है। अंदर से कुछ भी हो लेकिन ऊपरी तौर पर वो समूह के सदस्यों की तरह से ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसे अवलोकन को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। अवलोकन का दूसरा प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन में अंतर यह है कि सहभागी अवलोकन में पूरे समय रहना पड़ता है, जबकि अर्ध सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है लेकिन वहाँ पूरे समय नहीं रहता, बल्कि मुख्य अवसरों पर वो वहाँ जाता है और इस प्रकार अध्ययन की जाने वाली घटना के बारे में लोगों से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुसंधानकर्ता धौलपुर जिले में मनाए जाने वाले त्योहारों और उत्सवों का अध्ययन करना चाहता है, विषय क्या है? धौलपुर जिले में मनाए जाने वाले उत्सव और त्यौहार, उनका अध्ययन करना चाहता है कि इनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्यों मनाए जाते हैं, और उत्सव और त्यौहार का मनाया जाना किस प्रकार के परिणाम लेकर के आता है, क्या सकारात्मक परिणाम है, क्या नकारात्मक परिणाम है। क्योंकि परिणाम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। उत्साह भी आता है और जब जेब कटती है तो उसमें निश्चित रूप से उत्साह गायब भी हो जाता है। जब जेब कटती है, चेन कट जाती है, तो इस प्रकार से तो ऐसा अनुसंधानकर्ता जो धौलपुर जिले में आयोजित होने वाले मनाए जाने वाले उत्सवों और त्योहारों का अध्ययन करने के लिए अवलोकन पद्धति को चुनता है, और जब वो वहाँ जाता है तो पूरे समय नहीं जाएगा बल्कि केवल उस समय जाएगा जब धौलपुर जिले में उस उत्सव का या त्यौहार का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे अवलोकन को हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। दोनों में सीधा सा अंतर है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में समूह के बीच पूरे समय रहता है जब तक तथ्यों को प्राप्त नहीं कर लेता, जबकि अर्ध सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में पूरे समय निवास नहीं करता बल्कि विशेष अवसरों पर ही जाता है, उन विशेष अवसरों पर जो उसे घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कर सकें। तो ऐसे अवलोकन को हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। अवलोकन का तीसरा प्रकार है असहभागी अवलोकन।
सहभागी और असहभागी, हम कह सकते हैं कि सहभागी का ये विलोम शब्द है, सहभागी अवलोकन का विलोम शब्द है। सहभागी अवलोकन के बारे में हम जान चुके हैं कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों के संकलन की प्रविधि के दौरान, प्रक्रिया के दौरान पूरे समय निवास करता है, समूह के साथ मिल जाता है, समूह के सदस्यों के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है, समूह की संस्कृति और उसकी संस्कृति में कोई भेद नहीं रह जाता, अर्थात वह समूह की संस्कृति को आत्मसात करके वो उनके साथ मिलता है। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाता, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। फिर वो क्या करता है, जब जाएगा नहीं, लोगों से नहीं मिलेगा, तो वो अवलोकन कैसे करेगा? असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में या उसके पास आसपास किसी एक ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेता है, किसी ऐसे स्थान पर स्थान ले लेता है, बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है या रहता है, जहाँ से वो जो समूह है उसकी गतिविधियों को वो देख सके, उनके क्रियाकलापों को देख सके कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से समूह से नहीं जुड़ता, दूर रहता है। समूह के सदस्यों को ये पता भी नहीं होता कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है, कोई उनका अध्ययन कर रहा है, कोई उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। बिना पूछे हुए ही, लोगों से बिना मिले हुए, लोगों से बिना पूछे हुए, दूर बैठकर घटना का वो अवलोकन करता है। तो इस प्रकार से ये असहभागी अवलोकन है। और सरल हम बात करें, उदाहरण के लिए यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी कॉलेज का अध्ययन करना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने स्टूडेंट नहीं आते, या दूसरा विषय हो सकता है वो ये कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन जैसे समय बढ़ रहा है, समय की मांग के अनुसार मोबाइल का प्रयोग भी बढ़ रहा है और विशेष करके युवा इसकी गिरफ्त में है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास प्रायः मोबाइल होते हैं। अब यह अध्ययन करना है कि कितने विद्यार्थी किसी महाविद्यालय के मोबाइल यूज करते हैं, और अगर अनुसंधानकर्ता असहभागी अवलोकन का प्रयोग करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो कॉलेज में अंदर नहीं आएगा, बल्कि कॉलेज के आसपास किसी ऐसे स्थान पर वो स्थान लेगा जहाँ से वो कॉलेज के विद्यार्थियों को देख सके, उनकी गतिविधियों को देख सके, उनके क्रियाकलापों को देख सके और ये जानकारियाँ प्राप्त कर सके कि महाविद्यालय के कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मोबाइल का प्रयोग नहीं करते। सपोज ये कॉलेज है उदाहरण के लिए, तो वो कॉलेज में नहीं आएगा बल्कि कॉलेज के आसपास वो बैठ जाएगा कहीं पर। और प्रायः विद्यार्थी कैंपस में मोबाइल का प्रयोग कम करते हैं, कैंपस के बाहर मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो ये माना जाता है कि शायद कैंपस में आप प्रयोग ना करें, लेकिन घर से बाहर यहाँ से जाकर के पापा को बुलाना है आपको या भाई को बुलाना है कि आप मुझे लेने आ जाओ, या किसी कजिन को बुलाना है, तो कैंपस से बाहर आप जाते ही मोबाइल बैग खोलेंगे, बैग में से मोबाइल निकालेंगे और मोबाइल का प्रयोग करेंगे। और एक व्यक्ति, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी इस क्रिया को कोई देख रहा है, इस गतिविधि को देख रहा है, और दूसरे व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं और कितनों के पास मोबाइल है, कितनों के पास मोबाइल नहीं है। तो संक्षेप में सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में पूरे समय निवास करता है। अर्धसहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में पूरे समय निवास नहीं करता, अपितु विशेष अवसरों पर ही वह अध्ययन क्षेत्र में जाता है और इस प्रकार से प्राथमिक तथ्य प्राप्त करता है। असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से न तो अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और न अनुसंधान क्षेत्र में रहने वाले जो सूचना आता है उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित करता है। सिर्फ दूर बैठकर वो उनके क्रियाकलापों को देखता है और उसके आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। ये अवलोकन थे। अब मैं बताऊंगा आपको निदर्शन के बारे में।
निदर्शन को इंग्लिश में सैंपलिंग कहते हैं। सैंपल भर गया या सैंपल लेना है, इंग्लिश में हम ये शब्द सुनते रहते हैं। गांव के बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि जब बात आती है कि दूध का सैंपल लेना है तो तात्पर्य कि दूध में ये देखना है कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है, उसमें दूध में सैंपल लेना है। सैंपल होता क्या है, निदर्शन होता क्या है? निदर्शन का मतलब है समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयों का चयन, और प्रतिनिधि इकाइयों की जांच करना, उन पर निष्कर्ष निकालना और उस निष्कर्ष को समग्र पर लागू करना। मैं दोबारा समझा दूं। निदर्शन का तात्पर्य है समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना और उन चुनी हुई इकाइयों का परीक्षण करना, परीक्षण के परिणाम ज्ञात करना और उस परिणाम को समग्र पर लागू कर देना। हम दूध का उदाहरण ले सकते हैं। हम सभी दूध पीते हैं, हमारे घरों में दूध आता है, दूध वाला दूध की टंकी में दूध लेकर के आता है, और हमको निदर्शन करवाना है। हमको ये जांच करनी है कि दूध कितना पानी है, इसमें कितना दूध है। उसके लिए हम टंकी का पूरा दूध नहीं लेंगे, टंकी का पूरा दूध तो हो गया समग्र, टंकी में दूध है वो समग्र है। उस टंकी में से, दूध की टंकी में से 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर हम दूध लेते हैं तो वो प्रतिनिधि इकाइयां होंगी। 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर जो दूध टंकी में से निकाला है वो प्रतिनिधि इकाइयां होंगी। देखना हमको यह है कि पूरी टंकी में कितना पानी है, कितना दूध है, तो हम पूरी टंकी का दूध ना लेकर के उन 200 मिलीलीटर जो दूध लिया है हमने, उसका हम परीक्षण करते हैं। तो प्रतिनिधि इकाई का परीक्षण हो गया। और अगर उस परीक्षण में ये पता लगता है कि 30% तो पानी है, 30% पानी है उसमें और 70% दूध है, तो हम ये कह देंगे कि टंकी में जितना भी दूध है, टंकी में जो दूध है उस टंकी में 30% पानी है उस दूध में और 70% दूध है। हमने कैसे किया इसको? पूरी टंकी के दूध को हमने चेक किया, पूरी टंकी के दूध का परीक्षण नहीं किया, बल्कि उसमें से केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयां हमने ली। 200 मिलीलीटर दूध के रूप में या 100 मिलीलीटर दूध के रूप में या 1 लीटर दूध के रूप में हमने उसमें निकाला, केवल उसी का परीक्षण किया और उस परीक्षण पर जो परिणाम निकले हमारे, उस परिणाम को हमने समग्र पर लागू कर दिया। दूसरा उदाहरण अपने व्यवहारिक जीवन से, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल ये देखने के लिए चावल पके या नहीं पके, उसके लिए क्या करते हैं हम, पूरे कुकर में जब चावल है या पतीली में जब सारे चावल हैं उनको नहीं देखते, बल्कि उसमें से केवल कुछ चावल हम निकालते हैं। पतीली के सारे चावल हो गए समग्र, जो चावल हमने देखे हाथ से दबा करके वो प्रतिनिधि इकाइयां हो गई। उन चावलों का परीक्षण हमने किया, प्रतिनिधि इकाइयों का परीक्षण किया, परीक्षण का जो परिणाम आया, अगर 4 चावल जो हमने लिए हैं और 4 चावल पके हुए हैं, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पूरी पतीली के चावल हैं वो पक चुके हैं, और अगर वो कच्चे हैं तो हम कहते हैं कि अभी चावल पके नहीं है बल्कि कच्चे हैं। तो जो परिणाम प्रतिनिधि इकाइयां देती हैं तो वो परिणाम सभी समग्र पर लागू होता है। ये मैंने 2 उदाहरण आपको व्यवहारिक जीवन से दिए निदर्शन के। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में यदि आप एक गांव का अध्ययन करना चाहते हैं, गांव है, जिला है, राज्य है, राष्ट्र है, वो तो अध्ययन क्षेत्र हो गया हमारा, और एक गांव में सपोज 2000 लोग रहते हैं, 2000
लोग रहते हैं। और हमें 2000 का अध्ययन नहीं करना, हमको अध्ययन करना है केवल 200 लोगों का। कितने लोगों का? 200 लोगों का। तो 2000 में से हमने क्या किया? 200 लोगों को चुना। समग्र तो हो गया 2000, और इस समग्र में से 200 का 10%, ये हो गई प्रतिनिधि इकाइयां। जो भी हम परीक्षण करेंगे वो किस पर करेंगे? 200 पर करेंगे। चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न हो, महिला शिक्षा हो, कोई भी घटना हो सकती है। तो उस घटना के लिए हमने 200 लोगों को चुना, और 200 लोगों के जो परिणाम निकलेंगे, 200 लोगों पर जो परिणाम निकलेगा वो परिणाम हम 2000 लोगों पर लागू कर देंगे। ये निदर्शन होता है यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान में। बात वही है, निदर्शन में समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुना, प्रतिनिधि इकाइयों पर परीक्षण करना, परीक्षण के परिणाम ज्ञात करना, और जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन परिणामों को समग्र पर लागू करना, ये निदर्शन कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान जैसे हम जानते हैं कि कोई भी घटना जो होती है उस घटना से प्रभावित बहुत सारे लोग होते हैं। अध्ययन तो सबका किया जाना चाहिए, लेकिन अनुसंधानकर्ता की कुछ सीमाएं होती हैं। उसके पास ना तो इतना समय होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच सके, ना उसके पास इतना पैसा होता है कि वो सभी लोगों के पास लगातार कांटेक्ट कर सके। तो धन संबंधी, समय संबंधी बहुत सारी सीमाएं होती हैं, और इसलिए सभी लोगों से मिलने के स्थान पर, सभी लोगों पर अध्ययन करने के स्थान पर वह केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करता है, चुनी इकाइयों का, और उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों को वो समग्र पर लागू कर देता है। इसमें दैव निदर्शन और स्तरित निदर्शन, दैव निदर्शन जिसे हम इंग्लिश में रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, और स्तरित निदर्शन जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। ये निदर्शन के दो प्रकार हैं, दैव निदर्शन और स्तरित निदर्शन। दो 2000 लोगों में से 200 लोगों को छांटना। कैसे छांटेंगे हम? उस छांटने के लिए ये दो प्रकार हमारे पास निदर्शन के हैं। दैव निदर्शन के अंतर्गत तो कोई से भी 2 लोग हो सकते हैं। 2000 में से कोई से भी 200 लोगों का चयन। ना तो हम ये देखते हैं कि उसमें महिला है, पुरुष है, गांव के हैं, शहर के हैं, बाहर के हैं कि गांव के रहने वाले हैं, साक्षर हैं, निरक्षर हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, प्रौढ़ हैं। जब बिना किसी मानदंड के, बिना किसी पूर्व विचार के, बिना किसी पूर्व निर्धारण के अचानक किन्हीं 200 लोगों का चयन कर लिया जाता है, तो वो चयन होता है दैव निदर्शन के माध्यम से। ये दैव निदर्शन पद्धति है। इसमें क्या होता है कि इसमें किन्हीं भी प्रतिनिधि इकाइयों का चयन बिना सोचे विचारे या बिना किसी पूर्व विचार और निर्धारण के कर लिया जाता है। ना तो अनुसंधानकर्ता ये सोचता है कि मुझे 100 पुरुष लेने हैं, 100 स्त्रियां लेनी है, ना वो ये सोचता है कि 100 पुरुष जो लिए हैं उनमें 50 विवाहित, 50 अविवाहित होनी चाहिए, ऐसी स्त्रियों में 50 विवाहित, 50 अविवाहित होनी चाहिए। तो कोई विचार वो पहले से नहीं करता, वो कोई पूर्व निर्धारण नहीं करता, बिना पूर्व निर्धारण के वो 200 इकाइयों का चयन कर लेता है। ये दैव निदर्शन के द्वारा होता है। स्तरित निदर्शन में 200 इकाइयों का जो काम है प्रतिनिधि इकाइयों का, वो उसका निर्धारण पहले से ही विभिन्न आधारों पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा कर लिया जाता है। जब 200 लेने हैं उसको, तो 200 में से हो सकता है कि 100 पुरुष, गांव एक ही है, पुरुष 100, और महिलाएं 100।
अब जो 100 है, इन 100 को हो सकता है कि वो साक्षर 50, निरक्षर 50, ऐसी स्थितियों में ये 50 स्त्रियां साक्षर और 50 निरक्षर। अब इन 50 को भी कर सकता है, वो बांट सकता है यहां पर विवाहित, इसमें विवाहित तो हुई 25 और 25 हुई अविवाहित, इस तरह 50 आएगा आपका। इस निरीक्षण में भी विवाहित 25 और अविवाहित 25, ये पुरुषों का और ये स्त्रियों का। उम्र के आधार पर कर सकता है, या 100 लोग लेने हैं कि 25 लोग होंगे वो 30 से ऊपर के होंगे, 25 होंगे 20 से ऊपर के होंगे, 25 होंगे 50 से ऊपर के होंगे। तो वो एक आयु के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, विवाह के आधार पर, भाषा के आधार पर वो किन्हीं भी 200 लोगों को लेता है। और उसके बारे में अगर वो पहले से ही एक पूर्व निर्धारण कर लेता है कि मुझे ये आधार अपनाने हैं और इस आधार पर इतने पुरुषों को लेना है और इतनी स्त्रियों को लेना है, तो इस प्रकार का जो निदर्शन होता है वो स्तरित निदर्शन होता है। तो इसमें स्तर बना दिए जाते हैं कि लैंगिक स्तर है कि इतने पुरुष इतनी स्त्रियां। साक्षरता स्तर है साक्षर निरक्षर। वैवाहिक स्तर है विवाहित अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर, विधवा, मतलब वो हर तरह से कोई भी हम कितनी भी चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य है कि जो रैंडम सैंपलिंग है, दैव निदर्शन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पूर्व निर्धारण नहीं किया जाता और इकाइयों का चयन, प्रतिनिधि इकाइयों का चयन बिना किसी पूर्व निर्धारण के अचानक कहीं से भी कर लिया जाता है। जबकि स्तरित निदर्शन में अनुसंधानकर्ता पहले से ही इस बात का निर्धारण कर लेता है कि कितने लोगों का चयन होगा, उनमें से कितने पुरुष होंगे, कितनी स्त्रियां होंगी। जो पुरुष और स्त्रियां हैं पृथक पृथक कितने विवाहित होंगे, कितने अविवाहित होंगे, कितने विधुर और विधवा होंगी, कितने तलाकशुदा होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब पूर्व निर्धारण के अर्थ होता है तो उसको हम स्तरित निदर्शन कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में दैव निदर्शन और स्तरित निदर्शन दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग होता है सूचनादाताओं के चुनाव में। ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि निदर्शन का प्रयोग सूचनादाताओं के चुनाव के लिए किया जाता है। भाई जैसे मान लो एक गांव है, वहाँ 5,000 लोग रहते हैं, चाहिए हमको 100, तो कैसे करेंगे 100? हम 100 जो है वो निदर्शन पद्धति के माध्यम से ही हम चुनाव करेंगे, अध्ययन करेंगे 100 लोगों पर, और उस 100 लोगों पर जो अध्ययन प्राप्त होगा, उसके परिणाम जो प्राप्त होंगे, उन परिणामों को जो गांव में 5,000 लोग रहते हैं या 2,000 लोग रहते हैं उन लोगों पर लागू कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अनुसंधान कार्य होता है। तो और इससे निदर्शन का फायदा ये है कि अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि निदर्शन पद्धति के आधार पर जब वो चयन करता है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क नहीं करना पड़ता, प्रत्येक सूचनादाता से संपर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि समग्र की जो प्रतिनिधि इकाइयां हैं, केवल जो कुछ लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों से उसे संपर्क स्थापित करना पड़ता है।